दोपहर की भारी बारिश में गांव की शांत नदी अब उग्र हो गई थी। उसका पानी मटमैला हो गया था और बहाव इतना तेज था मानो सब कुछ बहा ले जाएगा। बांस की झाड़ियों से गुजरती हवा की सांय सांय और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी उदास और ठंडा बना दिया था। गांव वाले अपनी फूस की अस्थायी झोपड़ियों से बाहर झांक रहे थे। तभी उन्होंने भंवर में एक चमकती हुई चीज देखी। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि वह एक छोटा लकड़ी का पालना था जो बहाव के साथ बह रहा था। उस पालने से एक बच्चे के रोने की कमजोर आवाज आ रही थी, जो पुरानी खपरैल की छतों पर बारिश की टाप टाप की आवाज में लगभग खो सी गई थी। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन फिर पीछे हट गए। किसी की भी नीचे कूदने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ने तो बस आह भरी। कुछ ने कांपते हुए कहा कि नदी में बहाया गया बच्चा शापित होता है। उसे बचाना मतलब मुसीबत को न्योता देना है। इसलिए पूरा गांव बेचैन था, बातें कर रहा था, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। नदी के किनारे बांस की बनी एक जर्जर झोपड़ी में प्रकाश अभी अभी दूसरों के लिए दिन भर मिट्टी ढोने की मजदूरी करके लौटा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, कंधे पतले थे और कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। वह कभी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। कभी अच्छे कपड़े पहनकर ऐसे लोगों के बीच बैठता था जो उसका सम्मान करते थे। लेकिन जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। कंपनी घाटे में चली गई, कर्ज बढ़ता गया। उसे अपनी सारी जमीन शहर का घर तक बेचना पड़ा ताकि कर्ज चुका सके। उसने सोचा था कि उसके बच्चे समझेंगे, उसका साथ देंगे, लेकिन उसे सिर्फ ताने ही मिले। बेटे बेटियों ने उसे कड़वी नजरों से देखा, कहा कि उसी ने पूरे परिवार को इस गर्त में धकेला है, उन्हें अमीर से गरीब बना दिया। फिर एक झगड़े के दौरान उन्होंने बेरहमी से उसे घर से निकाल दिया, उस बूढ़े आदमी को खाली हाथ छोड़ दिया। तो प्रकाश अकेले अपने पुराने गांव लौट आया। नदी किनारे एक छोटी सी अस्थाई झोपड़ी बनाकर दिन में सब्जियां उगाता, तालाब में कुछ मछलियां पालता और रात में मजदूरी करके अपना पेट भरता। बुढ़ापे का जीवन जो शांत होना चाहिए था, वह खामोश और अकेला हो गया था। न कोई हंसी, न बच्चों की आवाज। आज शाम वह खाना बनाने के लिए आग जलाने ही वाला था कि उसने नदी किनारे शोर सुना। वह बाहर निकला, गांव वालों की दिशा में आंखें सिकोड़कर देखा। जब उसने उफनती लहरों के बीच डगमगाते पालने को पहचाना और उसमें से आती कमजोर रोने की आवाज सुनी तो उसका दिल दहल गया। बिना ज्यादा सोचे उसने अपनी फटी हुई टोपी जमीन पर फेंकी और किनारे की ओर भागा, लोगों की घबराई हुई नजरों की परवाह किए बिना। किसी ने चिल्लाकर कहा, प्रकाश, पागल मत बनो। नदी में बहती चीज अपशकुन होती है। उसे बचाया तो जिंदगी भर पछताओगे। लेकिन उसके कांपते हुए पैर फिर भी ठंडे पानी में उतर गए। बहाव बहुत तेज था। पानी उसके चेहरे पर टकरा रहा था, जिससे उसे खांसी आने लगी। वह तैरते हुए खुद को संभाल रहा था। उसकी नसें उभरी हुई बाहें पानी को चीरती हुई सीधे पालने की ओर बढ़ रही थीं। जब वह उस तक पहुंचा तो उसने जल्दी से उसे अपनी छाती से लगा लिया, उसे पलटने से बचाने की कोशिश की। अंदर बच्चा नीला पड़ गया था, उसके होंठ कांप रहे थे और रोते रोते उसकी आवाज बैठ गई थी। प्रकाश अपना डर भूल गया, पालने को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और लोगों की दहशत के बीच किनारे की ओर तैरने लगा। जब उसने जमीन पर पैर रखा तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पसीना और बारिश का पानी मिल गए थे। आंखें धुंधला गई थीं। पालने में बच्चा मुश्किल से सांस ले रहा था।
उसने जल्दी से अपनी पुरानी कमीज़ उतारी, उसे बच्चे के चारों ओर कसकर लपेट दिया और फिर उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। गांव वाले चारों ओर जमा हो गए। कोई सिर हिला रहा था, कोई अफसोस जता रहा था और कुछ फुसफुसा रहे थे। नदी में बहते बच्चे को पालोगे तो तुम्हारी जिंदगी और भी दुख भरी हो जाएगी। एक बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसे बच्चे को गांव के मंदिर में ले जाकर पुजारी जी को सौंप देना चाहिए ताकि कोई दोष नहीं था लगे। एक नौजवान ने ताना मारते हुए कहा कि वह खुद इतना गरीब है, अपना पेट नहीं भर सकता, अब एक और मुंह पालने चला है। अनगिनत बातें हो रही थीं, लेकिन प्रकाश ने बस अपना सिर झुकाया और बच्चे को अपनी कांपती बाहों में कसकर पकड़ लिया। उस पल में यादें उमड़ आईं। बड़ा घर जो अब बिक चुका था, बच्चों की हंसी जो अब खो चुकी थी, नदी किनारे की झोपड़ी जो हर रात सुनसान और ठंडी रहती थी। अब उसकी बाहों में एक छोटा सा जीव था। भले ही कमज़ोर था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उसका रोना उसे याद दिला रहा था कि वह पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ा गया है। उसने बच्चे को देखा। बारिश और आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसके दिल में एक द्वंद्व उठा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसे पालने की ताकत कहाँ है, मेरा अपना पेट नहीं भरता, मैं इसकी देखभाल कैसे करूँगा। लेकिन जब उसने छोटे छोटे हाथों को हिलते हुए देखा, उस कमज़ोर रोने की आवाज़ सुनी, तो वह उदासी से मुस्कुराया। इतने महीनों से झोपड़ी में सिर्फ बारिश की बूंदों, हवा की साएं साएं और तालाब में मछलियों के छटपटाने की आवाज़ थी। इस बच्चे की आवाज़ की कमी थी। अगर यह साथ होगा तो शायद उसका दिल कम अकेला महसूस करेगा। उसने फुसफुसाया, मेरी जिंदगी तो लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसका तो पूरा भविष्य बाकी है। अगर मैं नहीं हूँगा तो ये किसका सहारा लेगा। ये कहकर उसने अपनी बाहें और कस लीं, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो यह आखिरी गर्मी भी खो जाएगी। उस रात छोटी सी झोपड़ी में देर तक दिया जलता रहा। प्रकाश ने आग जलाई पालने को एक कोने में सुखाया, फिर मेहनत से चावल पीसकर थोड़ा पतला दलिया बनाया और लकड़ी के चम्मच से एक एक करके बच्चे को खिलाया। हर चम्मच उसके मुंह में डालने के बाद वह धैर्य से बच्चे के निगलने का इंतज़ार करता और फिर ये देखकर राहत की सांस लेता कि उसकी छाती अब नियमित रूप से ऊपर नीचे हो रही है। बाहर मेंढकों की टर टर गूंज रही थी, रसोई के धुएं की महक फैल रही थी और वह गरीब झोपड़ी अजीब तरह से गर्म हो गई थी। वह बच्चे को सोते हुए देखता रहा। उसका चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो रहा था, आंखें बंद थीं, लंबी पलकें कांप रही थीं। एक भावना उमड़ी जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसने धीरे से फुसफुसाया, आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारा नाम मन रखूंगा, ताकि ये मुझे और तुम्हें याद दिलाए कि हमें एक अच्छे दिल के साथ जीना है, चाहे जिंदगी कितनी भी कठोर क्यों ना हो। उस छोटी सी झोपड़ी में बच्चे की मौजूदगी ने न केवल प्रकाश की आत्मा से अकेलेपन के अंधेरे को दूर किया, बल्कि उसके दिल में एक नया विश्वास भी जगाया। भले ही गांव वाले अब भी उसे ताने देते, फुसफुसाते और मानते कि वह सिर्फ अपने लिए दुख मोल ले रहा है, प्रकाश शांति से मुस्कुराता रहा। वह जानता था कि यह चुनाव आसान नहीं था, लेकिन यही एकमात्र निर्णय था जिससे उसे लगा कि उसका जीवन अभी भी सार्थक है। और जिस क्षण से उसने उस बच्चे को बचाया, एक बूढ़े और एक नवजात, दो लोगों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई और वे आगे की एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े।
बाहर की फुसफुसाहटों के बावजूद कि नदी में बहते बच्चे को पालोगे तो तुम्हारी जिंदगी और भी दुख भरी हो जाएगी। तपती दोपहरी में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। तुम्हारा बाप एक सनकी है और तुम नदी में बहकर आए हो। ये बातें चाकू की तरह उसके दिल में चुभ रही थीं। ये शब्द भिन भिनाती झींगुरों की आवाज में मिल गए, जिससे प्रकाश स्तब्ध रह गया। वह दूर से खड़ा था, हाथ में एक पुरानी घिसी हुई कुदाल पकड़े, और कुछ साल के बच्चे को बाढ़ के पास मिट्टी के ढेलों से खेलते हुए देख रहा था। बच्चे की आंखों में खालीपन था, जैसे वह उन शब्दों का पूरा मतलब नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अपमान की भावना उसके कोमल मन में धीरे धीरे घर कर रही थी। प्रकाश आगे बढ़ा, अपनी पतली बाहें फैलाकर मन को गले लगा लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। दूसरे बच्चे हंसते हुए भाग गए, पीछे सिर्फ उनकी हंसी की गूंज छोड़ गए। साल बीतते गए। प्रकाश और मन उस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जिसकी छत पत्तों की थी और दीवारें बांस की पतली पट्टियों से बनी थीं, जिससे दिन भर हवा आती जाती रहती थी। घर में एक टूटी फूटी चारपाई और कुछ टूटे फूटे बर्तनों के अलावा कुछ भी कीमती नहीं था। खाना अक्सर उबली हुई सब्जियां और नदी से पकड़ी गई कुछ छोटी मछलियां होती थीं। फिर भी इस गरीबी में दादा पोते एक दूसरे का सहारा बने और उन्हें वह गर्माहट मिली जिसके बारे में प्रकाश ने कभी सोचा भी नहीं था। वह थी पिता पुत्र का प्यार। कमला, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी तेज जुबान के लिए जानी जाती थी। वह हर दिन किसी न किसी बहाने झांकने आ जाती। कभी लकड़ी मांगने का नाटक करती तो कभी थोड़ा नमक, लेकिन असल में वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि प्रकाश बच्चे को कैसे पाल रहा है। एक दिन वह आंगन के बाहर खड़ी होकर इतनी जोर से बोली कि पूरा मोहल्ला सुन सके, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया पर तुम सुनते ही नहीं। इस मुसीबत को क्यों पाल रहे हो? नदी में बहकर आया बच्चा अगर किस्मत वाला है तो जिएगा, नहीं तो उसे भगवान को वापस कर दो। जिद करने से सिर्फ अपने ऊपर दुख लाओगे। प्रकाश चुप रहा, बस सिर झुकाकर लकड़ी काटता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन उसके दिल में कमला के हर शब्द चुभ रहे थे, जल रहे थे। उसने बहस नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि जितना ज्यादा बोलेगा लोग उतना ही शक करेंगे। उसने मन की रक्षा के लिए चुप रहना चुना, जैसे एक कमजोर दीवार तूफान के बीच एक नन्हे पौधे की रक्षा कर रही हो। रात में जब मन बांस की घाट पर सो जाता, प्रकाश चुपचाप कुदाल लेकर खेत में और काम करने या ईंट ढोने वालों के लिए मजदूरी करने निकल जाता। धुंधली चांदनी में उसकी परछाई लंबी हो जाती। भारी बोझ के हर कदम के साथ उसके कंधे कांपते और जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसे वह एक फटे हुए कपड़े में सावधानी से लपेट लेता, ताकि अगली सुबह मन के लिए एक छोटा दूध का डिब्बा खरीद सके। एक बार उसके कांपते हाथों ने डिब्बा खोला, एक एक चम्मच सफ़ेद दूध बच्चे के मुंह में डाला और उसे अपने सूखे फटे होठों को कसकर बंद करते देख उसकी आंखें भर आईं। वह जानता था कि वह गरीब है, जानता था कि दुनिया की बातें जहरीली हैं, लेकिन जब वह बच्चे को मासूमियत से मुस्कुराते देखता तो उसे सब कुछ सहने की ताकत मिल जाती। फिर एक दिन मन अचानक बीमार पड़ गया। उसका छोटा सा शरीर तप रहा था, सांसें तेज चल रही थीं और होंठ नीले पड़ गए थे। प्रकाश घबराकर बच्चे को अपनी गोद में उठाकर पूरे गांव में भागा, हर दरवाज़ा खटखटाया। कृपया मुझे दवा खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार दे दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। उसकी आवाज़ विनती और घबराहट से भरी थी, लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो गया।
हर जगह से कठोर शब्द सुनाई दिए। मैं भी गरीब हूं, अपना ही पेट नहीं भर पाता। तुम्हें कौन उधार देगा? भगवान का दिया बच्चा है तो खुद ही झेलो, हमें परेशान मत करो। वो बच्चे को गोद में लिए आंसू और पसीने में लथपथ पूरे गांव में घूमता रहा और उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। निराशा में वह गांव के बाहर रहने वाले वैद्य जी से मिला। वैद्य जी भी गरीब लेकिन दयालु थे। प्रकाश की गोद में बच्चे को छटपटाते देख उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उसे जल्दी से अंदर ले गए और जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाने लगे। उस पूरी रात प्रकाश बिस्तर के पास बैठा रहा। बच्चे का गर्म छोटा हाथ पकड़े हुए फुसफुसाता रहा, मन बेटा, आंखें खोलो, एक बार अपने पिता को देखो। सुनो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कैसे जीऊंगा? सुबह जब सूरज की किरणें दरारों से अंदर आईं, मन ने धीरे से आंखें खोलीं और उसके होठों पर एक कमजोर मुस्कान आई। प्रकाश एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। जमीन पर घुटनों के बल गिरकर भगवान और वैद्य जी का शुक्रिया अदा करने लगा। उस पल से वह और भी समझ गया कि पिता पुत्र का रिश्ता सबसे कीमती है। हो सकता है कि उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन जब तक मन जीवित है उसके पास आगे बढ़ने का एक कारण है। वह जानता था कि आगे का रास्ता और भी तूफानी होगा, और भी जहरीली बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन वह यह भी जानता था कि मन की मीठी पिताजी की पुकार ही उसके इस थके हुए बुढ़ापे के लिए जीवन का स्रोत है। एक शाम जब वह मन को पंचायत घर के पास से ले जा रहा था, गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग चाय पी रहे थे। सरपंच, जो अपनी सत्ता के लिए जाने जाते थे, ने उन्हें देखकर ठंडे स्वर में कहा, नदी में बहकर आए बच्चे ज्यादा दिन नहीं जीते। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सिर्फ अपने लिए दुख ही मोल लोगे। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। शक भरी निगाहें उन दोनों पर टिक गईं। प्रकाश ने अपने हाथ में छोटे से हाथ को कसकर पकड़ लिया। चुपचाप चलता रहा। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थीं। वह जानता था कि अब से उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही विकल्प है, इस बच्चे के साथ चलना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पिताजी, मन की आवाज नदी के किनारे गूंज रही थी। सरकंडों की झाड़ियों और धीरे धीरे बहती जलकुंभी से टकरा रही थी। प्रकाश ने हाल ही में खोदे गए छोटे से खेत से सिर उठाया, अपने कीचड़ स्नेह हाथ कुदाल पर रखे और नंगे पैर बच्चे को बांस की बाड़ के पार दौड़ते हुए देखा। हर बार जब वह यह पुकार सुनता, इस मुश्किल जिंदगी के बीच उसके दिल में एक छोटी सी लौ जल उठती। यह वो गर्म लौ थी जो तेज हवाओं और लोगों के ताने भरे दिनों को शांत कर देती थी। मन अब इतना बड़ा हो गया था। इस उम्र में गांव के बच्चे स्कूल जाने लगते थे। कंधों पर फटे हुए कपड़े के बस्ते लटकाए सफेद कमीजें हवा में लहराती थीं। प्रकाश ने टिन के डिब्बे में रखे कुछ मुड़े तुड़े नोटों को बार बार गिना। बाजार जाकर बेटे के लिए एक पतली कॉपी, एक पेंसिल बॉक्स और एक लकड़ी का फुट्टा खरीदा। कमीजें से गमगन गमगन आता कोशपा के लिए वह दर्जी के घर गया और कुछ बचे हुए कपड़े मांगे और पूरी शाम बैठकर काट छांट कर मन के लिए एक साधारण सफ़ेद कमीज सिली। सिलाई सीधी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी थी। सुबह लड़के ने उसे पहनकर दरवाजे के सामने गोल गोल घूमा। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। प्रकाश उसे देखता रहा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी और उसने हाथ से कॉलर को सीधा किया। उसके दिल में प्यार और गर्व की भावना उमड़ रही थी। पड़ोस की कमला ने झांक कर देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर कोई सुन सकता था। जिन बच्चों के माँ बाप होते हैं उनका स्कूल जाना तो ठीक है,
लेकिन ये लड़का पता नहीं कहाँ से बहकर आया है। पाल पोसकर बड़ा भी कर दो तो एक दिन उड़ जाएगा। बेकार की मेहनत है। प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मन को अपनी ओर खींच लिया। जिस दिन से वह आया था, ताने एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुए थे। मोहल्ले के बच्चे कभी कभी शरारत में बाढ़ के पार से कुछ चुभने वाली बातें फेंक देते थे। जिसके असली माँ बाप नहीं हैं। शुरू में मन समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने देखा कि दोस्त उससे बचने लगे हैं तो उसे समझ आया कि उन बातों में कुछ दर्दनाक है। वह घर आकर दरवाजे की देहरी पर उदास बैठ जाता और एक कंकड़ को घास पर लुढ़का देता। प्रकाश ने न देखने का नाटक किया। चूल्हे पर चावल का बर्तन रखा और टोकरी से कुछ अचार और कल की सूखी मछली की करी निकाली। चूल्हे का धुआं पुआल की महक के साथ रसोई से बाहर निकला। गांव की एक महक जो गरीब लेकिन गर्म थी। पिताजी मन ने आंखें झुका लीं। उसकी आवाज़ हवा की तरह धीमी थी। क्या मेरे कोई पिता नहीं है? प्रकाश ने हाथ रोक दिया, घूमकर बच्चे के सामने बैठ गया। उसने अपना कठोर हाथ बच्चे के सिर पर रखा, धीरे से सहलाया। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। भगवान ने तुम्हें मुझे दिया है, कोई इसे छीन नहीं सकता। मन ने पलकें झपकाईं। उसकी पलकें कांप रही थीं और फिर उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में आंसू जमा हो गए थे। वह मुस्कुराया और बोला, खाना खा लो बेटा। खाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, मन। स्लेट पर उसने ध्यान से हर अक्षर बनाया। उसकी लिखावट खराब थी, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन वह इतनी सावधानी से लिख रहा था जैसे किसी विश्वास को फिर से बना रहा हो। मन का मतलब होता है दिल। हम गरीब हैं, वे अमीर हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हमारा दिल मैला है तो हम सब कुछ हार जाते हैं। मन ने सिर उठाया, अपना छोटा हाथ उसके बड़े खुरदुरे हाथ पर रखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह कुछ समझ गया हो। स्कूल के पहले दिन स्कूल का आंगन धूप से भरा था। बच्चे उत्साहित थे। सफ़ेद कमीज़ें, गले में लाल स्कार्फ। चबूतरे पर खड़ी होकर एक एक बच्चे का नाम पुकार रही थीं। प्रकाश अपने बेटे का हाथ पकड़कर अंदर गया, ये सोचकर कि ये बाकी परिवारों की तरह ही सामान्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक माँ ने उन दोनों को देखा और मुंह फेर लिया। कुछ लोग पीछे फुसफुसा रहे थे, देखते हैं ये कितने दिन टिकता है। जब टीचर ने मन का नाम पुकारा तो कुछ बच्चे खिलखिलाए, किसी ने मुंह पर हाथ रख लिया। किसी ने एक महिला की ओर देखा, माँ उसके असली माँ बाप नहीं हैं। उस महिला ने लड़के को एक नज़र देखा, अपनी बेटी को दूर खींच लिया और बुदबुदाई, ये हमारा मामला नहीं है। मन ने अपने कानों में छोटी छोटी सुइयों की चुभन महसूस की। उसने अपने पिता का हाथ और कसकर पकड़ लिया। छुट्टी के समय बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। मन बाड़ के पीछे छिपा खड़ा था। पास जाना चाहता था, लेकिन हिचकिचा रहा था। एक लड़के ने जोर से कहा, इसे अपने साथ मत खेलने दो, ये सड़क से उठाया हुआ है। सब जोर से हंस पड़े। बच्चों की हंसी, जो आमतौर पर मासूम होती है, वह ठंडी और तेज लग रही थी। मन पीछे हट गया। उसने अपने होंठ इतने कसकर भींच लिए कि वे सफ़ेद पड़ गए। उसी समय एक माँ अपनी बेटी की क्लास के लिए खनोम मिठाई की टोकरी लेकर आई। उसने मन को देखा और तुरंत अपनी बेटी को खींच लिया। उसके मुंह से निकल गया, तुम दूर रहो, उसके पास मत जाओ, मुसीबत मोल लोगे। मन ने यह सुना जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें जलने लगीं। वह मुड़ा और स्कूल के आंगन से भाग गया, झाड़ियों के पीछे के रास्ते से भाग गया।
टीचर की पुकार और दोस्तों की आवाज़ें पीछे रह गईं, लेकिन उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह तब तक भागता रहा जब तक वह नदी के किनारे गिर नहीं गया। उसने अपने घुटनों को पकड़कर रोना शुरू कर दिया। प्रकाश उस समय नदी के किनारे कुछ मजदूरी कर रहा था। उसने मन को बारिश में भीगे एक पक्षी की तरह देखा। उसने जल्दी से अपना बोझ फेंका और उसकी ओर भागा। क्या हुआ बेटा? मन बस रोता रहा। अपना सिर उसकी छाती में छिपाकर टूटे फूटे शब्दों में बोला। उन्होंने कहा, मैं गंदा हूँ। दोस्तों ने मुझे खेलने नहीं दिया। एक दोस्त की माँ ने कहा कि मुझसे दूर रहो। प्रकाश एक पल के लिए चुप रहा। उसने भूरे आसमान को देखा जो बारिश करने वाला था। नदी के किनारे पानी के थपेड़ों की आवाज़ सुनी और फिर बच्चे को एक पेड़ के नीचे बिठाया। अपनी आस्तीन से उसके आंसू पहुँचे। उसकी आवाज़ धीमी थी, सुनो बेटा, हर किसी के पास एक मुंह होता है। मुंह तारीफ करने के लिए, आलोचना करने के लिए, प्यार करने के लिए, नफरत करने के लिए। हम गरीब हैं लोग, हमें गरीब कहते हैं। हम अनाथ हैं, लोग हमें अनाथ कहते हैं। वे कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन अगर तुम अपना दिल गंदा कर लोगे तो तुम सच में हार जाओगे। हमारी जिंदगी गरीब हो सकती है, लेकिन हमारा दिल साफ होना चाहिए। साफ इस मायने में कि हम दूसरों से प्यार करते हैं, हम कुछ गलत नहीं करते, बुरा नहीं बोलते, किसी की चीज नहीं लेते, चाहे वह एक छोटी सी पेंसिल ही क्यों ना हो। मन ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। लेकिन मेरी माँ क्यों नहीं है? प्रकाश ने एक गहरी सांस ली। शब्द उसके गले में अटक गए। फिर उसने अपना हाथ बच्चे की छाती पर रखा। तुम्हारे पास मैं हूं, तुम्हारा पिता। माँ की बात भगवान की है। भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी कोई क्या कहता है कहने दो। तुम सीधे खड़े होकर स्कूल जाओ, एक अच्छा इंसान बनो। जब तुम पढ़ाई में अच्छे होगे, अपने काम में अच्छे होगे, तो उनके पास तुम्हारी आलोचना करने का कोई कारण नहीं बचेगा। उस शाम वे दोनों तुरंत घर नहीं गए। उसने बच्चे को बताया कि कैसे वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता था। उसने बताया कि कैसे वह काम पर समय पर पहुंचने के लिए नदी तैरकर पार करता था। उसने बताया कि आंगन में सूखे बीज बारिश में भी अंकुरित हो जाते हैं। बीज जीना जानते हैं। इंसान भी वैसे ही होते हैं। तुम मेरे दिल में अंकुरित हुए हो। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तुम्हारे पास एक सहारा है। मन चुपचाप बैठा रहा, अपनी कमीज के फटे हुए धागे से खेलता रहा और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसने पानी की लहरों को देखा, छोटी मछलियों को बुलबुले बनाते देखा, नदी की हल्की गंध महसूस की, दूर किसी की नाव की आवाज सुनी और उसके दिल को एक पतले गर्म कंबल से ढका हुआ महसूस हुआ। रात में झोपड़ी पहुंचकर प्रकाश ने सब्जियों का सूप बनाया। उसमें थोड़ा सा बचाया हुआ सूअर का मांस मिलाया। दोनों एक पुरानी चटाई पर बैठकर खा रहे थे। कभी कभी मन सबसे अच्छा मछली का टुकड़ा उठाकर पिता की कटोरी में रख देता। वह उसे वापस बच्चे की कटोरी में रख देता। खाना धीरे धीरे खाया गया। कटोरियों और चम्मचों की हल्की आवाज आ रही थी। खाने के बाद उसने एक सफ़ेद चौक ली और मन को स्लेट पर हर अक्षर ध्यान से लिखना सिखाया। जब भी वह गलती करता, वह डांटता नहीं, बस कहता, फिर से लिखो, शुरू से सुधारो बेटा। यह बात कहते कहते आदत बन गई। पहली बार मन ने नाराज़गी दिखाई। तीसरी चौथी बार उसने धीरे धीरे और ध्यान से लिखना शुरू कर दिया। प्रकाश ने देखा कि उसके माथे पर एक और झुर्री पड़ गई है, लेकिन उसके होंठों के कोनों में एक हल्की मुस्कान भी बन गई थी। अगले दिन स्कूल जाने से पहले
उसने सावधानी से एक केला पत्ता में कमला से उधार लिया हुआ एक बन लपेटा और उसे मन की कमीज की जेब में रख दिया। छुट्टी के समय इसे खा लेना, किसी से शर्माना मत। उसने बन का पैकेट हिचकिचाते हुए लिया और पिता मुस्कुराया। मैं कुछ सब्जियां खा लूंगा। मन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कदम हल्के हो गए। स्कूल के गेट पर वह एक पल के लिए हिचकिचाया और भले ही उसे कहीं से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, वह फिर भी क्लास में गया, अपना बस्ता मेज पर रखा और टीचर को सिर झुकाकर नमस्ते किया। टीचर ने सिर हिलाया, एक कोमल मुस्कान के साथ अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। एक छोटा सा इशारा, लेकिन ऐसा लगा जैसे एक रास्ता खुल गया हो। दोपहर की धूप स्कूल के आंगन में सुनहरी हो गई थी। मन ने बन का पैकेट निकाला और सीढ़ियों पर बैठकर खाने लगा। उसके बगल में बैठा एक लड़का उसे देखकर अपनी लार घूंट गया और फिर मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद वह चुपके से वापस आया और बोला, बन की खुशबू अच्छी है ना? मन ने बन को देखा, उसे 2 हिस्सों में तोड़ा और आधा अपने दोस्त को दे दिया। वह लड़का हिचकिचाया और फिर उसे ले लिया। दोनों चुपचाप खाते रहे, लेकिन खाने के बाद दोस्त ने हिचकिचाते हुए कहा, सुनो, आज सुबह मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कहा था। मन ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मुझे पता है, एक छोटी सी बात, लेकिन मन का दिल हल्का हो गया। शाम को प्रकाश जल्दी स्कूल आया और एक पेड़ के पीछे अपने बेटे का इंतजार करने लगा। उसने गेट के बाहर कुछ लोगों को फसल चावल की कीमतों के बारे में बात करते सुना और फिर बात उस लड़के पर आ गई जिसे नदी से पाला गया था। एक आदमी की भारी आवाज आई, लगता तो ऐसा ही है, जब बच्चा बड़ा होगा तो शायद वह उसे छोड़कर चला जाएगा। इंसान की फितरत को कौन रोक सकता है? दूसरे ने सहमति जताई। सही है, यह बच्चा भी एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा। ये शब्द ठंडी नदी के पानी की तरह थे। प्रकाश ने अपनी कुदाल को कसकर पकड़ा, अपनी धूप से झुलसी त्वचा को देखा, नसें उभर आईं और फिर उसने एक गहरी सांस ली। वह मुड़ा नहीं, वह सिर्फ मन का इंतजार करता रहा। जब छुट्टी की घंटी बजी तो पक्षियों का एक झुंड पेड़ से उड़ गया। मन दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने चारों ओर देखा, अपने पिता को वहां खड़ा पाया। उसका भूरा हाथ आगे बढ़ा हुआ था। मन ने अपना हाथ उसमें रख दिया। छोटा हाथ बड़े हाथ में समा गया। दोनों गेट से बाहर निकल गए। नदी की हवा उनके खिलाफ बह रही थी। पके हुए पत्तों की महक आ रही थी। पिता का दिल, बेटे का दिल, जैसे उन्होंने अपनी गरीब लेकिन मजबूत छत में एक और कील ठोक दी हो। भले ही उनके पीछे लोगों की फुसफुसाहटें एक न रुकने वाली बूंदाबांदी की तरह थीं। 1 साल फसल खराब हुई। पूरा गांव चावल की जगह मोटा अनाज खाने लगा। सुबह मोहल्ले से गुजरते हुए काले तवों से भुने हुए मोटे अनाज की तीखी गंध आती थी। ओखली की ठक ठक छानने की सरसराहट की आवाजें सुनाई देती थीं, जो बचत और दर्द दोनों का एहसास कराती थीं। खेतों में धान के दाने खाली थे, मक्का बौना था और शकरकंद भी कड़वा था। लोग जल्दी जल्दी सामान जमा कर रहे थे। कोई मोटे अनाज की बोरियां उठा रहा था, कोई नमक और सूखी मछली जमा कर रहा था। दरवाजों पर ताले लगे थे। हर कोई अपनी चिंता में था। नदी के किनारे 2 बाप बेटे की जर्जर झोपड़ी पर किसी का ध्यान नहीं गया। कई दिनों तक लगातार बारिश हुई। पानी पत्तों की छत से रिसकर नीचे आता, फटी हुई चटाई को भिगो देता और प्रकाश की हड्डियों तक पहुंच जाता। वह बहुत दुबला हो गया था। उसकी हंसली की हड्डी फटी हुई कमीज के कॉलर के नीचे दिखाई दे रही थी। आंखें घासी हुई थीं, लेकिन उनमें अभी भी थोड़ी गर्मजोशी थी। जब भी मन पुकारता, पिताजी,
अकाल बढ़ती कीमतें, मजदूरी के काम कम हो गए थे। कभी कभी वह पूरे दिन इंटेन ढोता और बदले में सिर्फ थोड़ा मोटा अनाज और मुट्ठी भर सूखी मछली मिलती। मन थोड़ा और बड़ा हो गया था, ज़्यादा खाने लगा था। रात में वह पेट पकड़कर लेटा रहता। पेट में गुड़गुड़ होती, लेकिन वह दांत भींचकर सह लेता। डरता था कि अगर पिता को पता चल गया तो वह चिंतित हो जाएंगे। प्रकाश दिए के सामने बैठा अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाता रहा। घर के पीछे उसके पास चटाई जितनी छोटी जमीन का एक टुकड़ा था जहां वह थोड़ी सब्जियां उगा सकता था। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए एक मटका रखा था। अगर वह उसे रखता तो उसके पास कुछ सहारा होता, लेकिन हर दिन चावल कम होते देख और मन को मोटा अनाज खाते हुए मुश्किल होते देख उसका दिल उलझन में पड़ जाता। कमला बाड़ के बाहर खड़ी होकर बोली, जमीन रखकर बच्चे को भूखा रखोगे बेच दो, किसी दिन तूफान आया तो झोपड़ी भी उड़ जाएगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात वह देर तक जागता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया। सुबह सुबह उसने अपनी टोपी पहनी, मन को साथ लिया और जमीन के दलाल चाचा रामलाल के घर गया। कोई कागजात नहीं थे, बस एक हाथ से लिखा कागजात था जिस पर गांव के गवाह के हस्ताक्षर थे। जमीन का छोटा टुकड़ा थोड़े से पैसे में बिक गया। इतने पैसे कि कुछ किलो चावल, थोड़ी चीनी, एक बोतल तेल, कुछ नए नारियल के पत्ते और कुछ बांस के खंभे खरीदे जा सकें। उसने चावल की बोरी को अपनी छाती से ऐसे लगाया जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन वह यह भी जानता था कि अब बगीचे में कोई सहारा नहीं बचा है। वह मन को लेकर ऊंची जगह की तलाश में किनारे किनारे चला, जहां मछुआरे अपनी नावें सुखाने के लिए खींच कर रखते थे। दोनों बाप बेटे ने खंभे बांधे नए पत्तों से ताजी महक आ रही थी। मन एक खंभे पर खड़ा होकर एक एक पत्ता पकड़ने में मदद कर रहा था और नई छत को धीरे धीरे बनते देख खुशी से हंस रहा था। उसने आखिरी गांठ बांधी हाथ से पसीना पोंछा और अपने छोटे बेटे को एक नन्हे पौधे की तरह देखा और उसका दिल हल्का हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात हवा अचानक बदल गई। नदी के पार से काले बादल गरजते हुए आए। बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे कोई पानी पर आग का कोड़ा मार रहा हो। हवा बवंडर में बदल गई, जो ताड़ के पत्तों से टकरा रही थी, नए पत्तों को उड़ा रही थी, जो अभी भी धूप की महक दे रहे थे। प्रकाश ने दरवाजा बंद किया, छत को रस्सी से कसकर बांधा और खाट के कोनों को बोरियों से दबाया। मन एक पतला तकिया पकड़े हुए था। उसकी आंखें छत की चरमराहट पर टिकी थीं। एक हड्डी टूटने जैसी क्रैक की आवाज़ आई। एक खंभा झुक गया, छत उड़ गई और बारिश ऐसे अंदर आई जैसे कोई बाल्टी से पानी डाल रहा हो। वह चिल्लाया और मन को उठाकर कीचड़ भरे पानी में से होते हुए उस नाव तक ले गया जिसे लोगों ने किनारे पर खींच रखा था। उसने कुछ बांस के टुकड़े रखे, नाव की छत के नीचे घुस गया और एक पुराना गहरा रंग का तिरपाल खींच लिया। हवा उनके चारों ओर सैकड़ों सीटी की तरह गूंज रही थी। बारिश तिरपाल पर जोर जोर से पड़ रही थी और नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठंडक काट रही थी। धुंधले अंधेरे में दोनों की सांसें एक दूसरे में मिला गई। मन कांप रहा था, अपने पिता के सीने में दुबक गया। उसने बच्चे का चेहरा अपनी छाती से लगा लिया और अपने खुरदुरे हाथ से उसकी पीठ सहलाता रहा। हवा की आवाज़ को दबाने के लिए धीरे धीरे बोलता रहा, कुछ नहीं होगा, हम इससे निकल जाएंगे। घर टूट गया तो फिर से बना लेंगे। छोटे छोटे वाक्य जैसे ज़मीन में गड्ढे खंभे थे जो उन दोनों को तूफान के बीच थामे हुए थे।
कभी कभी नाव हिलती नीचे की जमीन और धंसती और पानी उनकी एड़ियों पर उछलता। वह मन को बचाने के लिए झुक गया। उसकी पीठ मांस की एक छत की तरह थी, पतली लेकिन गर्म। लड़का बारिश की आवाज में सो गया, लेकिन वह पूरी रात जागता रहा। हर मिनट को एक न खत्म होने वाली रस्सी की तरह महसूस करता रहा। सुबह बारिश अभी भी हल्की फुल्की हो रही थी, हवा शांत हो गई थी। दोनों बाप बेटे ने तिरपाल हटाया और नाव से बाहर निकले। जहां नई झोपड़ी बनी थी वहां अब सिर्फ टूटे हुए पत्तों का ढेर था। कुछ खंभे बिखरे पड़े थे, रस्सी के टुकड़े फटे हुए थे और घुटनों तक कीचड़ था। प्रकाश एक पल के लिए स्तब्ध खड़ा रहा और फिर अचानक नीचे झुका। एक खंभा उठाया जो अभी भी मजबूत था और उसे ऐसे खड़ा किया जैसे कोई अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर रहा हो। फिर से शुरू करते हैं, बेटा, है ना? मन ने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे उसने अभी अभी कोई बड़ी परीक्षा पास की हो। नाव घाट के आसपास के लोग धीरे धीरे बाहर निकले। कोई चुपचाप एक बांस का टुकड़ा ले आया, किसी ने उसके हाथ में कुछ नई रस्सियां थमा दी। चावल बेचने वाली, जो अपनी कंजूसी के लिए जानी जाती थी, आज वह भी आगे आई और उसके पास एक कपड़े की थैली रख दी जिसमें थोड़ा चावल और कुछ सब्जियां थीं। इसे पकाकर खा लो, पेट गर्म रहेगा। प्रकाश ने सिर झुकाकर धीरे से धन्यवाद कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आवाज अभी भी शांत थी, जैसे डर हो कि यह कृपा कहीं गिर न जाए। उस दोपहर अस्थाई नाव की छत के नीचे चावल का बर्तन भाप छोड़ रहा था। साथ में किनारे से तोड़ी गई सब्जियों का सूप था। मन ने एक गर्म निवाला उठाया। उसके गाल गुलाबी हो गए और फिर उसने एक छोटा टुकड़ा पिता की कटोरी में रख दिया। उसने वापस धकेल दिया, तुम खाओ, मैं अभी भी मजबूत हूं। मन ने धीरे से कहा, मैं खा सकता हूं क्योंकि आप हैं। वह हंस पड़ा। उसकी हंसी खुरदरी लेकिन गर्म थी, जैसे राख के बीच फिर से आग जल उठी हो। मुश्किलें कितनी भी हों पिता, पुत्र का रिश्ता दो गीले कपड़ों की तरह एक दूसरे से चिपक गया था, जिन्हें अलग करना मुश्किल था। खाने के बाद वह किनारे पर गया और जो भी इस्तेमाल करने लायक छत के टुकड़े थे उन्हें इकट्ठा करने लगा। मन उसके पीछे पीछे रस्सी के टुकड़े और बांस के टुकड़े उठा रहा था। गांव में कुछ ने अनदेखा किया, कुछ ने दया भरी नजरों से देखा और कुछ की नजरें कम ठंडी थीं। बाजार के कोने में एक अजनबी, जिसने अपना आधा चेहरा टोपी से ढक रखा था, एक खंभे से टिककर खड़ा था और मन को देर तक देखता रहा। जब लड़का पास से गुजरा तो वह आदमी रुका और बहुत धीरे से बुदबुदाया, जैसे खुद से कह रहा हो, किसी की तरह दिखता है। फिर चुप हो गया। उसकी नजरें नदी के पानी की तरह गहरी थीं और तूफान के बाद की उस दोपहर में एक अजीब सा निशान छोड़ गईं। उस शाम नदी के किनारे की लाल मिट्टी की सड़क पर एक अजनबी फिर से दिखाई दिया। गांव वाले प्रकाश और उसके बेटे मन की पतली परछाई देखने के आदी हो गए थे, लेकिन उस अजनबी आदमी की चिंतित आंखों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने एक पुरानी भूरी कमीज पहन रखी थी और हाथ में एक छोटा सा कपड़े का बंडल था। जब वह प्रकाश की झोपड़ी के पास पहुंचा तो वह रुका और देर तक मन को देखता रहा, जो लकड़ियां उठा रहा था। शाम की धूप में उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल हुई। प्रकाश, जो स्वाभाविक रूप से सतर्क था, झोपड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अजनबी हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे कपड़े का बंडल खोला। अंदर एक पुराना रेशमी रुमाल था
जिस पर लाल धागे से दो कढ़ाई किया हुआ था जो घिस गया था, लेकिन अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम इसे पहचानते हो? अजनबी ने गहरी खुरदरी आवाज में पूछा। प्रकाश स्तब्ध रह गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही रूमाल उसने तब देखा था जब उसने बच्चे को नदी से निकाला था, लेकिन घबराहट में उसे बचाने के चक्कर में वह उसे रख नहीं पाया था। अजनबी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह लड़का अनाम नहीं है। ये इस इलाके के एक अमीर परिवार का बेटा है, लेकिन किसी कारण से उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। अब मैं बस चाहता हूं कि तुम जान लो कि इसकी भी एक जड़ है। ये बात प्रकाश के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। इतने सालों से वह खुद को तसल्ली देता रहा था कि मन भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। अब अचानक कोई आकर कह रहा है कि बच्चे का अपना खून का रिश्ता है। वह अचानक कांपने लगा। क्या एक दिन लोग आकर उसे उसकी बाहों से छीन लेंगे? उस रात वह आग के पास अकेला बैठा, सोते हुए बच्चे को देखता रहा और उसका दिल भारी हो गया। उसके दिमाग में सवाल गूंज रहा था, अगर उसके खून के रिश्ते वाले उसे वापस लेने आए तो क्या मुझे उसे रखने का अधिकार है? लेकिन फिर मन की साफ आंखें हर सुबह पिताजी की पुकार उसे रुला देती। उसने अचानक सोचा, खून का रिश्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन वह कौन है जो हर रात जागकर उसे बुखार में संभालता था, हर दिन पीठ झुकाकर ईंटें ढोता था ताकि उसके लिए एक दूध का डिब्बा खरीद सके? जवाब इतना साफ था कि वह इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता था। अगले मैं माले पाए प्रिशा। हालांकि 7 वात का दिन अजनबी गायब हो गया, प्रकाश के दिल में सिर्फ एक बेचैनी छोड़ गया। उसने इस बात को छिपाने का फैसला किया, मन से एक शब्द भी नहीं कहा। उसे डर था कि अगर उसने असली माता पिता का जिक्र भी किया तो बच्चा उससे दूर हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में राजाद के बच्चा से दूर हो जाएगा रखना आसान नहीं होता। कमला जो पड़ोस में रहती थी और जिसकी जुबान तेज थी, ने गलती से कुछ बातें सुन लीं। बस इतना ही काफी था। पूरा गांव फिर से फुसफुसाहटों से भर गया। लोग कहने लगे, तो वह एक अमीर घर का बेटा है, उसे बस छोड़ दिया गया था। कुछ ने तो मुंह बिचकाकर कहा, प्रकाश बेवकूफ है जो उसे रख रहा है। कल को उसके असली रिश्तेदार आकर उसे ले जाएंगे, वह खाली हाथ रह जाएगा। अफवाहें जल्दी ही पूरे मोहल्ले में फैल गईं। मन अभी भी छोटा था, लेकिन उसने माहौल में बदलाव महसूस किया। पड़ोसी उसे शक की नजरों से देखने लगे। बच्चे फिर से मजाक उड़ाने लगे। अरे, जिसके अमीर माँ बाप हैं, लेकिन वे उसे नहीं चाहते, जरूर उसे कौआ उठाकर लाया होगा। हर बार जब वह ये सुनता, मन बस भागकर प्रकाश को गले लगा लेता और अपने पिता की बाहों में सिसकियां भरता। वह बच्चे की पीठ सहलाता। उसकी आवाज़ रूखी थी, डरो मत, भगवान ने हम दोनों को मिलाया है, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मेरी बात याद रखना, हमारी जिंदगी गरीब हो सकती है, लेकिन हमारा दिल साफ होना चाहिए। प्रकाश चुपचाप सहता रहा और ज्यादा मजदूरी करने लगा। वह ईंटें ढोता, लकड़ियां काटता, हर तरह का भारी काम करता ताकि कुछ और पैसे कमा सके। बस यह उम्मीद करता कि वह बच्चे की कमी पूरी कर सके। कभी कभी वह देर रात घर आता, उसके कंधे थककर चूर हो जाते, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर इंतजार करते हुए बच्चे की मासूम आंखें देखता, वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता। यह उसका विश्वास था, यही उसके आगे बढ़ने का कारण था। एक गर्म दोपहर जब वह झोपड़ी लौटा तो दरवाजे के सामने एक और अजीब चीज थी, एक लिफाफा जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी लेकिन साफ थी, लड़के को वहां वापस भेज दो जहां का वह है।
प्रकाश ने खत पकड़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उस बच्चे को देखा जो मासूमियत से स्लेट पर लिख रहा था। उसका गला भर आया। बाहर से कमला की ठंडी आवाज़ें आई, देखा, भगवान भी तुम्हें उसे पालने नहीं देंगे। लेकिन प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा बंद कर लिया और बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे डर हो कि कोई अदृश्य हाथ उसे किसी भी पल छीन लेगा। उस पल में वह पहले से कहीं ज़्यादा समझ गया, खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और देखभाल ही वह चीज़ थी जिसने मन को उस दिन से बचाया और पाला था जब वह नदी के किनारे मर रहा था। और उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे उसे पूरे गांव के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, वह लड़के को अपने पास रखेगा। मन 12 साल का हो गया था। उसकी आवाज़ भारी होने लगी थी और हाथ पैर धान के पौधे की तरह लंबे हो गए थे। सुबह जब ओस अभी भी बाकी होती, वह एक टिन की बाल्टी लेकर कुछ मजदूरों के साथ रेत के ढेर पर जाता। फावड़े से रेत भरता, इंटें ढोने और मसाला मिलाने में मदद करता ताकि अपने पिता का बोझ कुछ कम कर सके। सीमेंट की तीखी गंध नदी की कीचड़ की महक में मिल जाती। सूरज निकलते ही उसकी सांवली त्वचा पर एक पक्का भूरा रंग चढ़ जाता। शाम को वह अपना बस्ता लेकर क्लास जाता। उसकी सफ़ेद कमीज पर कोहनी के पास 2 बार पैबंद लगा हुआ था। दोस्त अब भी चिढ़ाते थे, ए नदी में बहकर आए लड़के। यह बात बार बार सुनकर ऐसी लगती जैसे जूते में फंसा कंकड़ जो चलते चलते चुभने लगता है। मन का स्वभाव तेज था। वह सहना जानता था, लेकिन गुस्सा भी जल्दी आता था। अगर कोई ज़्यादा परेशान करता तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जातीं और उसके हाथ मुट्ठी में बंध जाते। क्लास में अमीर घरों के बच्चे झुंड में रहते थे। उनके जूते एकदम सफ़ेद होते थे और उनकी चीज़ों से नई प्लास्टिक की खुशबू आती थी। एक लड़का अक्सर हाथ मारकर जगह बनाता, जानबूझकर मन का पेंसिल बॉक्स गिरा देता और फिर उठाकर मुंह बिचकाकर कहता, सड़क से उठाई हुई चीज़ गिर गई। पहली बार उसने अनदेखा किया, दूसरी बार दांत भींच लिए, तीसरी बार उस लड़के ने कुछ लड़कियों के सामने उसका कंधा पकड़कर खींचा और लंबी आवाज़ में कहा, इसका कोई खून का रिश्ता नहीं है, देखना ये चोरी करेगा। ये बात एक कांटे की तरह चुभी। मन ने उस लड़के का कॉलर पकड़कर खींच लिया और दोनों आंगन में भिड़ गए। मेजा कुर्सियों के खिसकने की आवाज़, बच्चों के शोर की आवाज़। अनुशासन प्रभारी दौड़कर आए और ज़ोर से डांटा। मन को प्रिंसिपल के कमरे में ले जाया गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और गुस्सा अभी भी उसके माथे पर धड़क रहा था। खबर हवा की तरह नदी किनारे पहुंची। प्रकाश, जो बांस छील रहा था, जल्दी से चाकू फेंककर स्कूल की ओर भागा। आंगन में पहुंचकर वह क्लास टीचर से मिला। टीचर ने गंभीर आवाज में कहा, वह बहुत गुस्सैल है। उसने छुट्टी के समय एक दोस्त को मारा, जिससे अव्यवस्था फैल गई। स्कूल को कार्रवाई करनी होगी। प्रकाश ने यह सुना और उसका दिल बैठ गया। उसने झुककर विनती भरे स्वर में कहा, सर, वह बेचारा है, घर गरीब है, वह जल्दी से मजदूरी करने जाता है, थक जाता है, इसलिए जल्दी गुस्सा हो जाता है। कृपया इस बार उसे माफ़ कर दें। टीचर जवाब देता। उससे पहले ही बरामदे में खड़े माता पिता फुसफुसाने लगे, नदी में बहकर आए। बच्चे कभी शांत नहीं रहते, इसे निकाल दो तो शांति मिलेगी। ये शब्द कानों में चाकू की तरह चुभ रहे थे। प्रकाश ने अनुशासन कक्ष के दरवाजे की ओर देखा। मन दीवार से सटकर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कसकर बंधे थे और वह अपने गले में अटकी किसी चीज़ को निगलने की कोशिश कर रहा था। इंतज़ार न कर सका। प्रकाश आंगन के बीच में गया
और प्रिंसिपल के सामने घुटनों के बल बैठ गया, जो अभी अभी आए थे। ढलते सूरज की किरणें बरामदे से आ रही थी और उसकी पतली परछाई लाल फर्श पर लंबी हो रही थी। उसने धीरे लेकिन साफ कहा, गलती बड़ों की है। मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। कृपया उसे स्कूल से न निकालें। वह थोड़ा गुस्सैल है लेकिन बुरा लड़का नहीं है। उसने बचपन से बहुत दुख झेले हैं। उसके हाथ कठोर हैं लेकिन उसका दिल कठोर नहीं है। मैं अपने बेटे की जगह माफ़ी मांगता हूँ। पूरा आंगन शांत हो गया। मन स्तब्ध खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसकी छाती पर जोर से मारा हो। वह दौड़कर अपने पिता को उठाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसने अपने पिता के हड्डीदार हाथों को फर्श पर देखा। उसके माथे पर धूल लगी। देखी, वह आदमी उसके लिए झुक गया था। उसने कुछ हंसी की आवाज़ें सुनी, किसी को बुदबुदाते सुना। इतना दुख क्यों झेलना? उस पल में एक गर्म लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी और फिर ठंडे पानी की तरह बुझ गई। उसने दांत भींच लिए और अनुशासन प्रभारी से कहा, सर मुझे सजा दीजिए, मैं तैयार हूं। प्रिंसिपल, एक ऐसे व्यक्ति जिनके आधे बाल बच्चों के कारण सफ़ेद हो गए थे, ने यह सब देर तक देखा। उन्होंने प्रकाश को उठाया। उनकी आवाज़ें नरम हो गई। उठ जाइए चाचा। इस स्कूल में कोई भी माता पिता को घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं करता। उन्होंने मन की ओर मुड़कर कहा, दोस्त को मारना गलत है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ शब्द थप्पड़ से भी ज़्यादा भारी होते हैं। क्लास के सामने वादा करो कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। 1 हफ्ते तक सफाई की जिम्मेदारी लोगे और एक माफ़ीनामा लिखोगे। ठीक है। मन ने लार घूंटी और सिर हिलाया। टीचर ने आगे कहा, क्लास के दोस्तों, तुम्हें एक दूसरे से प्यार करना सीखना चाहिए। एक दूसरे की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। फिर उन्होंने चारों ओर देखकर जोर से कहा, स्कूल किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए नहीं निकालेगा क्योंकि वह गरीब है। शाम को स्कूल का आंगन खाली था। सिर्फ झाड़ू की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मन बाल्टी लेकर बरामदे को साफ कर रहा था। प्रकाश सीढ़ियों पर बैठकर अपने बेटे के हर काम को देख रहा था। कभी कभी याद दिलाता, वहां अभी भी गंदा है। मन ने काम खत्म किया और हिचकिचाते हुए पास आया। पिताजी, आज मैंने। प्रकाश ने हाथ हिलाया, किसी को मारना हार है, लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी लोग तुम्हें दीवार तक धकेल देते हैं। इस बार इसे एक सबक समझो। लोगों की बातें हवा की तरह होती हैं। जब वह चलती है तो झुक जाओ ताकि कम दर्द हो, और फिर उठकर अपना काम करो। मन ने सिर झुकाया। उसके दोनों हाथों पर सीमेंट के खरोंच के निशान थे और झाड़ू को कसकर पकड़ने से लाल धब्बे पड़ गए थे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा। वह हाथ पतला लेकिन गर्म था, और अचानक उसे अपनी छाती में एक नरम धागा महसूस हुआ जो उसे किनारे से बांध रहा था। घर जाते समय शाम की धूप घास पर सुनहरी हो रही थी। दोनों बाप बेटे मोहल्ले की चाय की दुकान के पास से गुजरे। चाय वाली ने उन्हें देखा, कुछ नहीं कहा। उसका हाथ चाय की केतली पर रुक गया, जैसे कुछ सोच रही हो। झोपड़ी पहुंचकर प्रकाश ने चूल्हा जलाया और थोड़ी सूखी मछली के साथ करेले का सूप बनाया। जब चावल उबल गए, उसने ढक्कन खोला और गर्म भाप की खुशबू फैली। मन ने चुपचाप कटोरियां लगाई, पानी भरा। जब वे आधा खाना खा चुके थे, उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी को भी अपमान करने का मौका नहीं दूंगा। प्रकाश ने अपने बेटे को देखा। आग की लौ उस आदमी की आंखों में एक पतली रोशनी की लकीर बना रही थी। मुझे विश्वास है। रात हो गई। नदी से ठंडी हवा आ रही थी। मोहल्ले के एक कोने में कुछ अजनबी रुके और कई साल पहले नदी से निकाले गए एक लड़के के बारे में पूछने लगे।
ये कहते हुए कि वे बस खबर जानना चाहते हैं। ये पूछताछ शांत तालाब में गिरे कंकड़ की तरह थी जो झोपड़ी में चुपचाप लहरें फैला रही थीं। मन लेटा हुआ बांस की चरमराहट सुन रहा था। उसने स्कूल के आंगन की शाम के बारे में सोचा, अपने पिता के घुटने टेकने के बारे में, प्रिंसिपल के शब्दों के बारे में। उसने पतला कंबल अपनी छाती तक खींचा, आंखें बंद की और खुद से कहा, मुझे जल्दी बड़ा होना है। मुझे हवा में बिना गिरे खड़ा होना सीखना है, ताकि कल जब मैं स्कूल के गेट से गुजरूं तो मैं सीधा देख सकूं, भले ही मेरे पीछे फुसफुसाहटें अभी भी खत्म ना हुई हों। उस शाम डूबते सूरज की सुनहरी किरणें शांत नदी की सतह पर फैली हुई थीं। हर लहर उठती और फिर समय की नाजुक सांस की तरह गायब हो जाती। उस पुरानी नाव पर जो प्रकाश और मन के साथ कई बारिशें और धूप देख चुकी थी। मन अपने पिता के पास बैठा था। उसके पैर नीचे लटके हुए थे और उसकी आंखें दूर पानी की धारा को देख रही थीं। अचानक उसने अपने पिता को पुकारा। उसकी आवाज़ अभी भी कच्ची थी, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थी। प्रकाश मुड़ा, उसकी दयालु आंखों में चिंता थी और उसने अपने बेटे को फुसफुसाते हुए सुना, पिताजी, मैं बड़ा होकर आपकी देखभाल करूंगा, मैं वादा करता हूं। प्रकाश का गला भर आया, उसकी झुर्रियों वाली आंखें 13 साल के बच्चे के इस बड़े वादे से भर आईं। वह बस चुप रहा। उसका कठोर हाथ उस छोटे से हाथ को धीरे से पकड़ रहा था। उसके दिल में भावना और चिंता का एक ज्वार उमड़ रहा था। वह जानता था कि उसका बेटा पढ़ना चाहता है, गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन फीस के पैसे एक पहाड़ की तरह उस रास्ते में खड़े थे। अगले दिनों में मन लगातार आगे पढ़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करता रहा। वह पढ़ने का शौकीन था। जब भी उसे गांव के टीचर द्वारा दी गई पुरानी किताब मिलती, उसकी आंखें चमक उठतीं। प्रकाश समझ गया, अगर उसने अपने बेटे को रोक दिया तो उसका सपना बुझ जाएगा। फिर एक बरसात की शाम उसने उन पुराने बर्तनों को बेचने का फैसला किया जिन्हें वे दोनों खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। खरीदार ने बहुत कम कीमत दी, लेकिन उसके बहाना संबद्धता के मिकान करता, माँ कान करने के लिए, जान करने के लिए ये सब कुछ था ताकि वह अपने बेटे की फीस के लिए कुछ और पैसे जमा कर सके। उस रात उस टूटी फूटी झोपड़ी में वह चुपचाप अपने बेटे को मिट्टी के दिए की टिमटिमाती रोशनी में पड़ते हुए देखता रहा। नदी से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक नाजुक विश्वास की आग जल रही थी। वह जानता था कि मन को एक मौके की ज़रूरत है और वह उसे अपने बेटे के लिए बनाए रखने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। परीक्षा का दिन आया। मन देर रात तक पढ़ता और सुबह जल्दी उठता। पेट में बस पड़ोसियों से उधार लिए कुछ शकरकंद थे। कीचड़ भरी सड़क पर वह चलते चलते खुद से कहता रहा कि उसे कोशिश करनी है, लेकिन आखिरी परीक्षा के दिन भूख और हल्के बुखार ने मन को कमजोर कर दिया और वह स्कूल के गेट के ठीक सामने गिर गया। दोस्त घबरा गए। एक टीचर ने संयोग से उसे देखा और उसे तुरंत मेडिकल रूम में ले गया। अपने पिता की घबराई हुई आंखों के नीचे मन बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें कमजोर थीं। प्रकाश कांप रहा था, उसका दिल जैसे बैठ गया हो। उसने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके आंसू बहते रहे। थोड़ी देर देखभाल के बाद मन धीरे धीरे होश में आया। उसने कमजोर होकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, पिताजी, चिंता मत करो, मैं अभी भी परीक्षा दे सकता हूँ। प्रकाश को प्यार और दुख दोनों महसूस हुआ। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उसे परीक्षा हॉल में जाने दिया। लड़का कांप रहा था, लेकिन दृढ़ था।
उसने परीक्षा पत्र पर हर शब्द ऐसे लिखा जैसे वह अपनी पूरी जान उसमें डाल रहा हो। अंत में मन पास हो गया। जिस दिन गांव के टीचर ने खबर दी, प्रकाश कांपने लगा। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और एक बच्चे की तरह हंसते और रोते हुए। लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसके तुरंत बाद स्कूल ने बकाया फीस की याद दिलाई और चिंता एक ठंडी हवा की तरह आई और उस खुशी को बुझा दिया जो अभी अभी जली थी। उस रात नदी के किनारे मन ने अपना सिर अपने पिता के कंधे पर रखा और धीरे से फुसफुसाया, मैं हार नहीं मानूंगा। आपने मुझे एक मौका दिया है। मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा ताकि भविष्य में इसका बदला चुका सकूं। प्रकाश चुप रहा। उसके दिल में गर्व और डर दोनों थे, लेकिन उसकी आंखें डूबते सूरज के लाल क्षितिज की ओर थीं, जहां उम्मीद अभी भी टिमटिमा रही थी। और फिर एक सुबह जब वह इंटेंट होकर झोपड़ी लौटा तो एक लिफाफा आया। लिफाफे पर साफ साफ मन का नाम लिखा था। अंदर एक स्कॉलरशिप संगठन की लाल मुहर वाला एक कागज था। प्रकाश स्तब्ध रह गया। उसके कांपते हाथों ने उसे खोला और उसने एक एक शब्द पढ़ते हुए आंसू बहाए। मन को पूरी स्कॉलरशिप मिलने पर बधाई। नमकीन आंसू नीचे गिरे और उस अप्रत्याशित खुशी में मिल गए जिसकी दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी। यह खुशखबरी तपती गर्मी में एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आई। मन को आधिकारिक तौर पर दूर जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। प्रायोजक संगठन से लाल मुहर वाला वह कागज न केवल ज्ञान के रास्ते का टिकट था, बल्कि उस अनाथ लड़के के वर्षों के दबे हुए सपने का साकार होना भी था, जो नदी के किनारे रहता था। जब प्रकाश ने कांपते हुए वह कागज अपने बेटे को दिया तो उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे और मन ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। उसकी छाती इतनी तेजी से धड़क रही थी कि वह रो पड़ना चाहता था। यह खुशी इतने सालों की मुश्किलों के बाद आसानी से नहीं मिली थी। पूरा गांव उत्साहित था। कुछ ने ताली बजाकर बधाई दी, कहा जैसा बाप वैसा बेटा, जहां चाह वहां राह। लेकिन कई कड़वी बातें भी सुनाई दी। कुछ पड़ोसन सब्जियां धोते हुए बोली, नदी में बहकर आया, लड़का भी होशियार बन गया। सच में दुनिया अजीब है। सरपंच, जो हमेशा उन दोनों को नीची नज़र से देखता था, ने असहज होकर मुंह बिचकाया। भीड़ के बीच उसने आधे ताने के अंदाज़ा में कहा, सोचा था कि सिर्फ इंटेंट होना जानता है, कौन जानता था कि इतना होशियार निकलेगा। लेकिन आखिर में उसे अपने असली माँ बाप के पास ही जाना होगा, वही उसकी असली जड़ है। ये फुसफुसाहटें एक दूसरे तक पहुंची। गांव के बच्चे भी इसे एक मजाक की तरह दोहराने लगे। किसी ने जानबूझकर मन से पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारे असली माँ बाप कहाँ हैं? या इस बूढ़े गरीब को छोड़कर अपने अमीर माँ बाप को खोजने जाओ। ये खान से मासूम सवाल 13 साल के लड़के के दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। मन चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। एक शाम जब वह बरामदे में बैठकर अपने पिता को अपने लिए एक पुरानी कमीज सिलते हुए देख रहा था, तो उसने अचानक गला भर आया होकर धीरे धीरे और साफ साफ कहा, पिताजी, आप ही मेरे सब कुछ हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश ने यह सुना और उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखें धुंधला गईं। उसे हमेशा डर था कि एक दिन जब मन बड़ा हो जाएगा तो वह इन ताने बाने में बह जाएगा और अपनी असली जड़ें खोजने के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अब इस एक वाक्य ने उसके दिल के सारे शक मिटा दिए थे। विदाई के दिन पूरा गांव वह आता गया उसे विदा करने आया। अच्छे लोगों ने ईमानदारी से सलाह दी,
मेहनत से पढ़ना, एक अच्छा इंसान बनना, बाद में गांव का नाम रोशन करना। लेकिन इसके बीच में कई जिज्ञासु, आधी शक और आधी ईर्ष्या से भरी आंखें भी थीं। मन ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और अपने पालक पिता के नसें उभरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। प्रकाश झुकी हुई पीठ के साथ भीड़ के बीच खड़ा था। उसका चेहरा गर्व और दुख दोनों से भरा था। स्कूल की घंटी की गूंज में मन ने आखिरी बार अपने पिता को मुड़कर देखा और एक पतले लेकिन मजबूत आदमी की छवि को अपने दिल में बसा लिया, जो उसकी जिंदगी का एकमात्र स्तंभ था। उसके कदम उस लाल मिट्टी की सड़क से बस स्टॉप की ओर बढ़ गए। उसका दिल बेचैन था। वह अपने साथ विश्वास ले जा रहा था और यह वादा भी कि वह कभी भी अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। पिता पुत्र का विश्वास जनमत के तूफान के बीच भी अंधेरी रात में एक दिए की तरह खड़ा रहा। और फिर एक दूर देश में जब मन नए माहौल में ढलने लगा तो एक बुरी खबर अचानक आई। उसके पालक पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। हॉस्टल के स्टडी रूम में मन कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहा था कि फोन जोर जोर से बजा। दूसरी तरफ से चाचा रामू की खुरदरी आवाज़ें आई, बेटा मन, तुम्हारे पिता दोपहर में गिर गए थे। लोग उन्हें अस्पताल ले गए हैं। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने पुस्तकालय की सफ़ेद रोशनी धुंधली हो गई और साफ सुथरे कागज़ के पन्ने धब्बेदार हो गए। बाहर शहर में गाड़ियों का शोर था। शीशे की इमारतें एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ पत्तों की छत वाली झोपड़ी, गर्म चूल्हा और नदी की हवा के सामने झुकी हुई पिता की पीठ की छवि थी। स्कॉलरशिप के नोटिस बोर्ड पर नियम बड़े अक्षरों में लिखे थे। निर्धारित संख्या से अधिक छुट्टियां लेने पर स्कॉलरशिप तुरंत रद्द कर दी जाएगी। मन एक पल के लिए वहां खड़ा रहा। उसकी उंगलियां उन ठंडे शब्दों पर फिर रही थीं। रुकने का मतलब था उस रास्ते को बचाना जो अभी अभी खुला था। तुरंत वापस जाने का मतलब था सब कुछ खो देना। दो रस्सियां उसकी छाती में खींचतान कर रही थीं। आखिरकार उसने जल्दी से कुछ कपड़े अपने फटे हुए बैग में भरे, अपने रूममेट से पैसे उधार लिए और रात की बस पकड़ ली। बस में पीली रोशनी कम थी। उसने अपना सिर खिड़की से टिका दिया और गड्ढों पर टायर की चरमराहट को ऐसे सुना जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। हर मोड़ पर एक डर उमड़ रहा था। अगर कहीं वह रुका और उस शब्द को एक कंकड़ की तरह निगल गया। अस्पताल पहुंचने पर लंबा गलियारा कीटाणुनाशक की गंध से भरा था और छत के पंखे की चरमराहट की आवाज आ रही थी। प्रकाश आखिरी कमरे में लेटा हुआ था। बहुत दुबला त्वचा सांवली हो गई थी और होंठ सूखे और फटे हुए थे। उसकी धुंधली आंखें खुलीं और उसे अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा पहचानने में कुछ पल लगे। बेटा, उसने फुसफुसाया और अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। मन बिस्तर के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और अपने गाल को उस झुर्रियों वाले हाथ पर रख दिया। जो भी शब्द वो कहना चाहता था वह उसके गले में अटक गए। आखिरकार वह सिर्फ 2 शब्द कह सका, मैं आ गया। डॉक्टर ने कहा कि दिल की बीमारी बढ़ गई है और निगरानी में रखना होगा। मन चुपचाप सुनता रहा, जैसे कोई किसी और के घर की कहानी सुना रहा हो, जबकि उसके दिमाग में सिर्फ उन सुबहों की तस्वीरें थीं जब पिता सुबह सुबह जाल खींचने उठते थे। उन समयों की जब पिता ने इतनी ईंटें ढोई कि उनके कंधे से खून बहने लगा। जब डॉक्टर चला गया तो छोटे से कमरे में सिर्फ मॉनिटर की बीप की आवाज़ रह गई। प्रकाश ने करवट बदलने की कोशिश की, हाँफते हुए अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी बात सुनो,
तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। मेरे लिए इसे अधूरा मत छोड़ो। मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखकर ही जी सकता हूँ। मन ने सिर हिलाया, गर्म आंसू बह निकले। मैं आपके साथ रहूंगा। वह हल्के से मुस्कुराया, एक धुएं के धागे जितनी पतली मुस्कान। एक दिन रुको और फिर कल स्कूल लौट जाना। गरीब लोगों को और भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए सह सकता हूँ। यह सलाह एक अस्थिर जमीन में गड़े हुए खंभे की तरह थी, जिसने मन के अंदर के बवंडर को रोक दिया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और बहुत धीरे धीरे सिर हिलाया। बाहर एक ठेले से भुने हुए मक्के की आवाज आई। मीठे मक्खन की महक पुरानी बारिश की गंध में मिल गई। उसने पिता के होंठों पर पानी लगाया और फिर दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं और वह अचानक थोड़ा और बड़ा हो गया था। वह समझ गया। इस समय उसके पिता ने अपने बेटे को प्रकाश की ओर धकेलने के लिए अपने हिस्से का नुकसान चुना था। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक शानदार कपड़े पहने महिला देहरी पर रुक गई। इत्र की हल्की महक और गहरी काली आंखें अचानक नम हो गईं जब उसने मन को बीमार आदमी का हाथ पकड़े देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग का पट्टा कसकर पकड़ लिया। उसकी नज़रें इतनी दर्द भरी थीं जैसे उसने कुछ बहुत पुराना खो दिया हो, जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रही थी। मन ने सिर उठाया, उस नज़र से मिला और उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा, जबकि उसके पिता का हाथ अभी भी उसकी हथेली में गर्म था, जैसे याद दिला रहा हो कि चाहे नदी अपना रास्ता बदल ले, उसकी जिंदगी की जड़ें यहीं हैं। अस्पताल के उस कमरे में जो कीटाणुनाशक की गंध से भरा था, मन अभी भी प्रकाश का हाथ कसकर पकड़े बैठा था। दरवाज़ा खुला और वह शानदार महिला अंदर आई। उसकी ऊंची एड़ी के जूते फर्श पर खटखट की आवाज़ कर रहे थे। उसने एक हल्के रंग की सुंदर पोशाक पहन रखी थी। गले में एक हार चमक रहा था जो उन पुरानी दीवारों और चरमराहट वाले पंखे से बिल्कुल अलग था। मन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मन, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी असली मां हूं। वह स्तब्ध रह गया, उसका गला भर आया। बचपन से वह सिर्फ अपने पालक पिता को जानता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह महिला इतने शाही अंदाज में वापस आएगी। प्रकाश ने उठने की कोशिश की। उसका चेहरा गुस्से से और भी सिकुड़ गया। उसने खुरदरी आवाज़ में कहा, नहीं, यह मेरा बेटा है। मैंने इसे तब से पाला है जब ये एक नवजात था। ये मेरा उपनाम रखता है। मुझे पिता कहता है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। शब्द कांप रहे थे लेकिन दृढ़ थे। महिला सुनीता ने अपनी नम आंखों से सीधे अपने बेटे को देखा, जिसे वह नकार नहीं सकती थी। तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, एक उज्जवल भविष्य, पैसा, हैसियत। यहाँ तुम्हें सिर्फ गरीबी और आंसू मिलेंगे। मन फर्श पर गिर गया। उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया। उसकी आवाज़ टूट गई। पिताजी, माँ, कृपया मेरे लिए मत लड़ो। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं इस समय अपने पिता के साथ रहूं, जिन्होंने मुझे पाला, मुझे खाना दिया, शिक्षा दी, मुझे एक इंसान बनना सिखाया। मैं उन्हें इस बीमारी में अकेला नहीं छोड़ सकता। सुनीता रुक गई। उसकी आंखों में एक पल का दर्द था, लेकिन फिर उसने तुरंत प्रकाश की ओर देखा। कमरे में हवा इतनी भारी हो गई थी कि जैसे फटने वाली हो। ठीक उसी समय प्रकाश को जोर से खांसी आई और उसके होठों के कोनों से खून बह निकला। खांसी ने सबको चौंका दिया। मन घबराकर अपने पिता को पकड़ लिया और रोते हुए नर्स को बुलाया। पिता धीरे धीरे बेहोश हो रहे थे। उनकी सांसें कमजोर थीं।
हाथ ठंडा पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। यह दृश्य मन के दिल को चीर रहा था। सुनीता ने अपने बेटे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मन ने उसे हटा दिया। उसकी आंखें लाल थीं। मैं अपने पिता के साथ रहूंगा। पैसा, शान शौकत पिता पुत्र के रिश्ते की जगह नहीं ले सकते। उस गरीब अस्पताल के कमरे में पीली रोशनी ने 3 लोगों की परछाई दीवार पर डाली। एक मरता हुआ पिता, एक बेटा जो उसके पास घुटनों के बल बैठा था, और एक शानदार असली माँ जो उस दृश्य के बीच में अकेली खड़ी थी। उस पल में मन समझ गया कि चाहे खून का रिश्ता उसे कहीं भी खींचे, जो घर, प्यार और व्यक्तित्व उसे मिला है, वह सब उस कठोर हाथों से मिला है। सुनीता धीरे से मुड़ी, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी और साफ थी, जैसे एक चेतावनी हो। एक दिन तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। बुरी खबर एक गीली सुबह आई, जब अस्पताल की खिड़कियों पर अभी भी ओस थी। डॉक्टर ने मन को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आवाज़ गंभीर थी। प्रकाश की हालत बिगड़ रही है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। यह सुनकर मन का दिल जैसे गहरी खाई में गिर गया हो। उसने शीशे के पार से देखा, उसका पालक पिता बेहोश पड़ा था। सांसें कमज़ोर थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था और उसमें कोई जान नहीं बची थी। वर्षों की कड़ी मेहनत ने उस आदमी को ख़त्म कर दिया था, और अब बीमारी उसे एक बार फिर कुचल रही थी। अस्पताल भीड़ से भरा था। कराहने की आवाज़ें नर्सों और डॉक्टरों के तेज़ कदमों की आवाज़ों में मिल रही थीं, लेकिन मन के लिए सब कुछ धुंधला था। सिर्फ प्रकाश की छवें और अभी अभी सुने गए शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह जानता था कि ऑपरेशन में बहुत पैसा लगेगा, जो उन दोनों की हैसियत से बहुत ज़्यादा था। इतने सालों से वे पानी वाली दाल चावल खाकर जी रहे थे। अब जब उसे इतने पैसे की ज़रूरत थी, मन को नहीं पता था कि वह कहाँ से लाएगा। उस दिन से मन लगभग सोना भूल गया। दिन में अस्पताल में, रात में एक रेस्तरां में बर्तन धोता, और फिर सुबह सुबह पर्चे बांटता और एक कैफ़े में काम करता। उसके पतले हाथों में छाले पड़ गए थे, खून रिस रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। हर एक सिक्का उसकी जेब में जाता और मन उसे एक खजाने की तरह रखता। उसने खुद से कहा, बस पैसे जमा हो जाएं, पिताजी बच जाएंगे। इस बीच सुनीता, वह शानदार महिला, अभी भी अस्पताल आती जाती रहती थी। वह मन के सामने खड़ी होती। एक शक्तिशाली अंदाज़े में उसकी आंखों में थोड़ी दया होती, लेकिन उसकी आवाज़ों में एक तरह का दबाव होता। अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो मैं सारे खर्चे उठा लूंगी। तुम्हारा एक अलग भविष्य होगा, इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। यह बात मन को 2 हिस्सों में चीर रही थी। एक तरफ उसका पालक पिता था जो धीरे धीरे सांसें खो रहा था, और दूसरी तरफ अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलने का दरवाज़ा था। लेकिन मन ने होंठ भींच लिए और दृढ़ता से सिर हिलाया। मेरे पालक पिता ही मेरे सब कुछ हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। सुनीता स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा दोनों थे, लेकिन मन मुड़ गया और एक एक पैसा जमा करने के लिए कड़ी मेहनत में लग गया। फिर एक तूफानी रात, प्रकाश ने अचानक आपातकालीन कक्ष में सांस लेना बंद कर दिया। लाल बत्ती जल बुझ रही थी, नर्सें इधर उधर भाग रही थीं और डॉक्टर जोर से चिल्लाया, डिफाइब्रिलेटर तैयार करो। मन गलियारे में खड़ा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, दोनों हाथ ठंडे पड़ा गए थे। उसने दीवार पर जोर से मारा और निराशा में अपने पिता का नाम पुकारा। हर सेकंड सदियों जैसा लग रहा था। मॉनिटर की लाइनें बेतहाशा कूद रही थीं और फिर अचानक शांत हो गईं।
पूरा ऑपरेशन थिएटर भारी खामोशी में डूब गया। जब डॉक्टर ने चिल्लाया, दिल फिर से धड़कने लगा है, तब मन घुटनों के बल गिर गया और उसके आंसू बह निकले, जिससे उसका मासूम चेहरा भीग गया। प्रकाश को अस्थायी रूप से बचा लिया गया था, लेकिन डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन जल्दी करना होगा, नहीं तो यह स्थिति दोबारा हो सकती है और किसी भी समय जानलेवा हो सकती है। ये सुनकर मन ने अपनी मुट्ठी और कस ली। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प से भर गया। उसके लिए उसका पालक पिता ही एकमात्र सहारा था। वही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे सालों पहले नदी से खींचकर जीवन दिया था। चाहे उसे अपनी ताकत और जवानी क्यों न दांव पर लगानी पड़े, मन उस पिता को नहीं खोने देगा। अस्पताल की उस अफरा तफरी में जब मन अभी अभी गुजरे बुरे सपने से संभल भी नहीं पाया था, एक अजनबी आदमी की सिलुएट अचानक गलियारे के अंत में दिखाई दी। उसने एक सिला हुआ सूट पहन रखा था और उसकी गहरी आंखें मन पर टिकी थीं। उसकी गहरी खुरदरी आवाज़ गूंजी, जिससे मन स्तब्ध रह गया। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। गरीब अस्पताल का कमरा कीटाणुनाशक की तेज गंध में डूबा हुआ था। पीली रोशनी प्रकाश के पीले चेहरे पर पड़ रही थी। दरवाज़ा अभी अभी खुला था और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसने एक सिला हुआ सूट पहन रखा था। उसका अंदाज शानदार था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा न सकने वाला पछतावा था। उसने गहरी खुरदरी आवाज़ों में अपना परिचय दिया। मेरा नाम विक्रम है। मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। माहौल जैसे जम गया। मन स्तब्ध रह गया। उसकी हैरान आंखें उस आदमी को देख रही थीं और उसके दिल में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। क्या यह आदमी सच में मेरा असली पिता है? माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। एक तरफ प्रकाश था, वह पालक पिता जिसने इतने सालों तक उसे पाला, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ वह खून का रिश्ता वाला आदमी था जो अचानक प्रकट हुआ था। अपने साथ अमीरी की चमक और देर से आए पछतावे की नजरें लेकर विक्रम ने सीधे मन को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक आरामदायक जीवन दे सकता हूं। अब और दुख नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन मन ने अपनी मुट्ठी कस ली और हर शब्द ठंडा होकर निकला। मेरा सिर्फ एक ही पिता है और वह यहां लेटा हुआ है। इस वाक्य ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। विक्रम रुक गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने प्रकाश को देखा, उस दुबले पतले आदमी को कांपते हुए देखा। उसकी सांसें कमजोर थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं। थोड़ी देर बाद विक्रम ने गला भर आया होकर कहा, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं अपने बेटे को, उस आदमी को खोते हुए नहीं देख सकता जिसने उसे पूरी जिंदगी पाला है। मुझे उसके इलाज का सारा खर्च उठाने दो। मन स्तब्ध रह गया, गुस्से और उलझन दोनों में। वह प्रकाश की ओर मुड़ा और मना करने ही वाला था कि अचानक प्रकाश रो पड़ा। नमकीन आंसू उसके दुखी चेहरे पर गिरे। उसने मन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे विनती कर रहा हो, मन मान जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम मुझे जीते हुए देख सको। बेटा, मैं और नहीं सह सकता। यह सुनकर मन को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती भींच ली हो। उसके दिल का सारा गर्व और जिद टूट गई। वह नीचे झुका और उस कठोर हाथ को पकड़ लिया और गला भर आया होकर बोला, पिताजी, ऐसा मत कहो। मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर मैं बाद में भी आपके साथ रहूँगा। कोई भी आपकी जगह मेरे दिल में नहीं ले सकता। विक्रम
चुप रह गया। उसके चौड़े कंधे हल्के से कांप उठे और प्रकाश फूट फूट कर रो पड़ा। अपने बेटे को ऐसे गले लगाया जैसे डर हो कि वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। उस पल में पालन पोषण खून के रिश्ते से ऊपर उठ गया, लेकिन साथ ही मन ने अपना दिल खोलना भी सीखा। अब वह खून के रिश्ते को पूरी तरह से नकार नहीं रहा था। विक्रम ने सिर हिलाया और चुपचाप अस्पताल के बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए मेज पर गया। बाहर निकलते समय वह मुड़ा और मन को देर तक देखा। उसकी आंखों में एक जटिलता थी। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने मन को हिला दिया। अभी भी बहुत सी सच्चाई है जो तुम नहीं जानते। जिस दिन मन स्कूल लौटा उसने सामान्य रूप से चलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अस्पताल में पड़े अपने पालक पिता की बीमारी की चिंता थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा और रातों की नींद हराम होने के कारण गहरी काली आंखें देखकर कई सहपाठी फुसफुसाने लगे। अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ मन शिक्षकों की उम्मीद था, लेकिन इसी वजह से वह कुछ अमीर बच्चों की आंखों में कांटा बन गया था, जो हमेशा उस गांव के लड़के को नीची नज़र से देखते थे। स्कूल के आंगन में कुछ हंसी की आवाज़ें गूंजीं। वह किसमें अच्छा है, वह तो बस एक गरीब बूढ़े का पाला हुआ बेटा है। मन ने सुना लेकिन सह गया, क्योंकि वह समझता था कि शिक्षा का मार्ग ही एकमात्र धागा है जो उसे गिरने से बचाए रखेगा। लेकिन तूफान जल्दी ही आ गया। एक सुबह जब स्कूल एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहा था, अचानक एक अफवाह फैल गई। मन पर परीक्षा के लिए चोरी करने का संदेह था। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। कोई तो खुश होकर बोला, मुझे पता था, गांव वाले ऐसे ही होते हैं। एक छात्र जो एक बड़े अधिकारी का बेटा था और जो लंबे समय से मन से जलता था ने चुपके से उसे फंसाने की साजिश रची। उसने सबूत के तौर पर एक प्रश्न पत्र पेश किया जो मन के बस्ते में डाल दिया गया था। प्रिंसिपल के कमरे में बुलाए जाने पर मन स्तब्ध रह गया। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि वह निर्दोष है, लेकिन वह समझा नहीं सका क्योंकि सबूत बहुत स्पष्ट थे। प्रबंधन ने चर्चा की। कई शिक्षक नाराज थे, यह मानते हुए कि इस तरह के व्यवहार को माफ नहीं किया जा सकता। उसे स्कूल से निकालने का फैसला सुनाया गया, जिससे मन जैसे गहरी खाई में गिर गया हो। उसकी आंखों के सामने उसके सारे सपने, उसके पालक पिता की सारी उम्मीदें एक नीच हरकत के कारण टूटने का खतरा था। आंसू उमड़ आए, लेकिन मन ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। खुद को रोने की इजाजत नहीं दी। उस निराशा के पल में प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, मुझे मन पर विश्वास है। ये लड़का बहुत मेहनती है। उसका चरित्र कभी दागदार नहीं हुआ है। हमें मामले की ठीक से जांच करनी चाहिए। ये बात उसके दिल को गर्म करने वाली एक आग की तरह थी। एक आंतरिक जांच शुरू की गई और मन को अस्थायी रूप से बरी कर दिया गया, लेकिन उस पर लगे झूठे आरोप का साया अभी भी उसके दिमाग पर था। वह समझ गया कि अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र भी होना चाहिए, और किसी को न्याय की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। मन के दिल में प्रिंसिपल के प्रति विश्वास और भी मजबूत हो गया और साथ ही उसने खुद को साबित करने का और भी दृढ़ संकल्प कर लिया। लेकिन जैसे ही वह प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकला, उसका दिल अभी भी हाल के तूफान से कांप रहा था। एक शिक्षक पास आया और फुसफुसाया, शिक्षा क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति तुमसे अकेले में मिलना चाहता है।
शिक्षक मन को प्रिंसिपल के कमरे में ले गया, जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही इंतजार कर रहा था। उससे एक अनुभवी व्यक्ति का आभास हो रहा था। वह सीधा बैठा था। उसकी आंखें गंभीर थीं, लेकिन ठंडी नहीं थीं। परिचय दिए जाने पर मन को पता चला कि वह श्री गुप्ता हैं, शिक्षा क्षेत्र के एक बड़े अधिकारी और विक्रम के पुराने दोस्त भी। कमरे में माहौल भारी था। मन ने धीरे से सिर झुकाकर नमस्ते किया और अपने दिल की हर धड़कन को अपने कानों में महसूस किया। प्रिंसिपल ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया, शांत रहो, ये तुम्हारे लिए अपने बारे में बताने का एक मौका है। श्री गुप्ता ने मन को देर तक देखा। उनकी आंखें जांच रही थीं और फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी जड़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं। लोग भूलते नहीं हैं और वे इसका इस्तेमाल तुम्हें नीचे गिराने के लिए करेंगे। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या तुम ये सब सह पाओगे? ये सवाल एक चाकू की तरह था, जिसने सीधे उसके दर्द को छुआ, जिससे मन का गला भर आया। लेकिन फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। सर, मैं ये नहीं चुन सकता था कि मैं कहाँ पैदा हुआ, लेकिन मैं ये चुन सकता हूँ कि मैं कैसे जीऊँ। मैं बस पढ़ना चाहता हूँ। मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। भले ही पूरी दुनिया मुझसे मुंह फेर ले, मैं इसी रास्ते पर चलूँगा। उस शांत कमरे में यह जवाब साफ साफ गूंज उठा। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया और श्री गुप्ता ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उनके होंठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। बहुत अच्छे, यही मैं सुनना चाहता था। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक विशेष स्कॉलरशिप दूंगा। तुम विदेश जाकर पढ़ सकते हो, नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इस संकीर्ण सोच से बच सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी, न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए भी। मन चुप रह गया। उसका दिल जैसे ढोल की तरह बज रहा था। उसके सामने का अवसर बहुत बड़ा था, एक नया क्षितिज खोल रहा था। लेकिन उसी समय उसने अपने पालक पिता के बारे में सोचा, जो अस्पताल में लेटे हुए थे, हर सांस मुश्किल से ले रहे थे। उस पल में खुशी और पछतावा मिल गए। उसे लगा जैसे वह दो हिस्सों में बंट गया हो। लेकिन चाहे जो भी हो, श्री गुप्ता की बातों ने उसके दिल में एक ऐसी उम्मीद जगा दी थी जो पहले कभी नहीं थी। दृढ़ता, चरित्र और धैर्य ने वास्तव में भविष्य का दरवाजा खोल दिया था। जब बातचीत खत्म हुई, मन जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसके हाथ में स्कॉलरशिप की पुष्टि का पत्र था कि फोन जोर जोर से बजा। दूसरी तरफ डॉक्टर की आवाज घबराई हुई थी, प्रकाश के परिवार को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। उनकी हालत बहुत गंभीर है। उस रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। छोटे से अस्पताल की आवाज गा रहे, अकान कत्ता खरा सा काल की आवाज। कमरे में पीली रोशनी दो बाप बेटे की परछाई बना रही थी। मन बिस्तर के पास झुका बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आवाज टूट गई थी। पिताजी, मुझे मत छोड़ो। मुझे नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करूंगा। प्रकाश कमजोर था उसका। पतला कांपता हुआ हाथ मन का हाथ पकड़ने के लिए उठा और उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उसने बोलने की कोशिश की, हर शब्द टूटा हुआ, लेकिन साफ था। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, एक अच्छा इंसान बनना, किसी से नफरत मत करना, अपने दिल को भारी मत होने देना, और तुम चाहे कितनी भी दूर जाओ, अपनी जड़ों को मत भूलना।
मन के आंसू बह निकले और उसके पिता के गर्म हाथ पर गिरे। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपते हुए बोला, पिताजी, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। प्रकाश ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं और फिर आखिरी पल में उसके होंठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। उसकी सांसें धीरे धीरे धीमी हुईं और फिर मन की बाहों में हमेशा के लिए शांत हो गईं। वह फूट फूट कर रोकर याता फूट बाहों के पड़ा। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज गईं। सुनीता अंदर आई, मन को गले लगाया और उसे उस ठंडे बिस्तर से दूर ले गई ताकि उस गरीब पिता का शरीर शांति से रह सके। उस असहनीय दर्द में मन ने अपने दिल में एक विशाल खालीपन महसूस किया, लेकिन वह यह भी समझ गया कि उसके पिता ने उसके लिए एक अदृश्य विरासत छोड़ी है, दया और जीने की इच्छा शक्ति। अगली सुबह नदी के किनारे एक गरीब अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। एक साधारण ताबूत और हवा में कांपती अगरबत्ती। लेकिन अचानक अजनबियों के समूह दिखाई दिए जो सफ़ेद फूलों के हार लेकर आए थे और चुपचाप उन्हें एक विदाई के रूप में रख दिया। 25 साल बीत गए। नदी के किनारे का गांव अभी भी गरीब था। लाल मिट्टी की सड़क, पुरानी खपरेल की छतें और बांस की झाड़ियां अभी भी हवा में सरसरा रही थीं। एक सुबह पूरा गांव हैरान रह गया जब गांव के बाहर कई शानदार कारें रुकीं। जो आदमी उतरा वह एक अधेड़ उम्र का था, लंबा और पतला। उसका चेहरा उज्जवल और दयालु था और उसकी आंखों में बहुत सारे अनुभव थे। वह मन था वही अनाथ लड़का। आज वह एक सफल व्यवसायी, एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में लौटा था। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उसे भगाया था, वे अब चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। उनकी आंखों में पछतावा था। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आगे आया और गला भर आया होकर माफ़ी मांगी। कुछ लोग जिन्होंने कभी ताने मारे थे, वे अभी भी व्यंग्यात्मक स्वर बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर वे भी चुप हो गए जब उन्होंने देखा कि गांव वाले एक साथ घुटनों के बल गिर गए और पछतावे में फूट फूट कर रोने लगे। मन ने उन्हें दोष नहीं दिया, वह बस मुस्कुराया। उसकी आवाज़ गहरी और गर्म थी। हम सब मिलकर अपने गांव को फिर से बनाएंगे। और उस दिन से उसने स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने और नदी पर एक पुल बनाने के लिए पैसा लगाया ताकि बच्चों को बारिश और हवा में नाव से न जाना पड़े, जैसा उसने कभी अनुभव किया था। उद्घाटन के दिन ढोल, हंसी और रोने की आवाज़ें एक साथ मिल गईं जो खुशी और कृतज्ञता से भरी थीं। पुरानी नदी के किनारे पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की गई। उस पर एक साधारण मेहनती आदमी की छवि उकेरी गई थी जिसकी आंखों में दया थी। यह प्रकाश की मूर्ति थी, वह गरीब पालक पिता जिसने मन के दिल में अच्छाई का बीज बोया था। वह मूर्ति के सामने चुपचाप खड़ा रहा, नदी की ओर देखा और फुसफुसाया, पिताजी, मैं घर आ गया हूँ। आप सब कहाँ से हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करना ना भूलें।